मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज पाठ नंबर 2 तलाश, और पुस्तक के जो लेखक हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उसका पाठ नंबर 2 जो तलाश है वो मैंने आपको बड़े विस्तार से जो है 2-3 वीडियो भेजी है, समझा दिया है। अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट पेज पे जैसे ही हम लेसन शुरू करते हैं ना तलाश, तो उसमें नेहरू जी के दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं, तो वो सोचते हैं, और मैंने आपसे ये कहा था कि इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ के लिखोगे। ठीक है, तो आज मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी समझा रही हूँ, और इसके साथ ही साथ जो पाठ के पीछे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी समझा रही हूँ। तो सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज जो पुस्तक लिखी थी, ठीक है, अपने कारावास के दिनों में लिखी थी। सन 1944 में अहमदनगर के किले में जब थे तब वो पुस्तक उन्होंने लिखी थी। तो उसमें सबसे पहले जो उनके मन में प्रश्न आता है कि ये भारत आखिर है क्या, भारत क्या है। तो बच्चों क्या करोगे, भारत की परिभाषा क्या दोगे आप। भारत क्या है, मतलब भारत जो है हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ पर बहने वाली नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कश्मीर की वादियाँ, ठीक है, और हरे भरे लहलहाते खेत, पक्षियों की चहचहाट और यहाँ के लोग, ये सब कुछ मिलकर के भारत बनता है। तो यही भारत की परिभाषा है, यानी भारत क्या है। यदि हम ये सब चीज़ें लेते हैं तो यही भारत है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों भारत क्या है। तो ये सब है। फिर है अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, यानी भारत देश जो है अतीत में जब भी नेहरू जी ने पुस्तक लिखी थी उस समय और उससे पहले प्राचीन काल में किस विशेषता के कारण ये प्रसिद्ध था, इसकी क्या विशेषता थी, तो किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। क्या है, उस समय अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान का, ठीक है, सांस्कृतिक आधार की मजबूती जिसे आज तक कोई नहीं हिला सका था, यानी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो इतनी मजबूत है कि उसे बाहर से आने वाली कोई भी जो लोग थे वो नहीं हिला सके, क्योंकि बाहर से बहुत से लोग यहाँ पर आए और यहाँ आकर के यहीं की संस्कृति में समा गए, यहीं पे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उन्होंने अपना ली और यहीं के बन करके वो रह गए। तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को वो नहीं हिला पाए थे। इसके साथ ही भारत की विविधता में एकता भी, अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न जातियों के हैं, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सब जो हैं मिलजुल करके एक हो करके रहते हैं। और सबसे पहले वो क्या कहते हैं, स्वयं को एक भारतीय मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हैं, लेकिन सबसे पहले वो भारतीय हैं। लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, यहाँ का इतिहास, मिथक और दंत कथाओं का मेल जो है वो सब क्या है, अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतीत की जो विशेषता, ये सब विशेषताएं भारत देश में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आया मिथक। मिथक क्या होता है, प्राचीन कथाओं का वो तत्व है जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को लेकर के वहन करता है। नए अर्थ के मतलब चलता तो प्राचीन काल से ही आ रहे हैं वो मिथक, लेकिन अब उसका थोड़ा अर्थ नया करके उसको फिर वही ग्रहण कर रहे हैं। दंत कथाएं क्या होती हैं, जनश्रुति, मतलब लोग जो कथाएं करते हैं, लिखी हुई हैं, उनको सुनते हैं और सुनाते हैं। ठीक है, फिर है ये नेहरू जी के मन में, फिर ये उन्होंने तीसरा प्रश्न कहा, क्या भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को खो दिया था, और यदि खोया है तो कैसे। तो अब पहले हम प्रश्न क्या कर लेते हैं, भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया था। क्योंकि प्राचीन काल में जो भारत देश है ना वो सब देशों में अग्रणी देश माना जाता था,
लोग भारत देश का लोहा मानते थे। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अन्य देशों में इसका बहुत प्रसार था, मतलब बहुत माना जाता था ये। लेकिन धीरे धीरे ये जो है अपनी तकनीकी दौड़ में पीछे रह गया था। और जो यूरोप जैसे देश थे जो कि पहले इसमें न्यू टेक्निक में पिछड़े हुए थे, उन्होंने तकनीकी प्रगति कर ली और वो आगे बढ़ गए। और जबकि हमारा भारत देश था वो इस प्रगति में पीछे रह गया था। क्योंकि पुराने समय में भी भारत में मानसिक सजगता व तकनीक कौशल की कमी नहीं थी। वो काम कर नहीं सकते थे लेकिन फिर भी पिछड़ गए थे। तकनीक कौशल की कमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनमें जो जीवन की लालसा और परिश्रम में कमी होती गई थी। मतलब मेहनत करना उन्होंने छोड़ दिया था, जिसके कारण उनका मानसिक जड़ता आ गई थी और शारीरिक थकावट रहने लगी थी। अब जब मानसिक थकावट हो जाती है, मन जड़ हो जाता है, मस्तिष्क जड़ के समान हो जाता है, रुक जाता है, कुछ सोचता नहीं है। अब नया नया सोचेंगे तो तकनीकी कुछ ना कुछ प्रगति करेंगे। अब जब मस्तिष्क ने सोचना छोड़ दिया तो इससे शरीर में भी थकावट रहने लगी थी। और इसी कारण से भारत की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई, कम होती गई। मतलब भारत जो है इतना शक्तिशाली देश था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो शक्तिहीन हो गया था। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, क्या भारत ने अपनी इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया था? तो शक्तिहीन तो हो गया था, उसकी शक्ति कम हो गई थी क्योंकि वह तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया था। लेकिन क्या उसने पूरी तरह से खो दिया था? तो इसका उत्तर बच्चों क्या है? नहीं, भारत ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से नहीं खोया था। यदि वह अपनी शक्ति पूरी तरह से खो देता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह से टूट जाता। फिर क्या होता? एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, यानी पुराने के साथ साथ और नए का निर्माण होता रहा और पुराने को भी उसमें मिलाते गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है पुनर्जागरण के दौर आते रहे तथा प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बनी रही। यानी प्राचीन को भी अपनाया और नई टेक्निक को भी अपनाते गए, उनको आपस में मिला करके उनमें सामंजस्य बना करके वो आगे बढ़ते रहे, जिससे पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की भी समर्थता मिली। तो इस तरह से भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को पूरी तरह से नहीं खोया था। फिर आ जाता है बेटा, इसमें अब जो प्रश्न है बुक के पीछे दिए गए हैं, पाठ के पीछे, तलाश पाठ के पीछे जो प्रश्न है उसमें प्रश्न नंबर 1 आता है, नेहरू जी के मस्तिष्क में किसने अधिक प्रभाव डाला था? नेहरू जी के मस्तिष्क पर किस बात का अधिक प्रभाव पड़ा था? नेहरू जी के मस्तिष्क पर भारत के इतिहास और उसके विशाल साहित्य ने बहुत अधिक प्रभाव डाला था, ये कह सकते हैं हम। या इसको हम कहें, नेहरू जी को भारत के इतिहास और प्राचीन विशाल साहित्य ने बहुत प्रभावित किया था। उसमें विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता, सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि, इन सब बातों ने उनके मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। अब इसका दूसरा प्रश्न आता है, नेहरू जी ने भारत की किस अद्भुत शक्ति के विषय में कहा है? अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कौन सी शक्ति है जो कि अद्भुत है? भारत की सबसे बड़ी शक्ति है सभी संस्कृतियों को अपने आप में आत्मसात करने की। यानी विभिन्न लोग जो हैं, विभिन्न प्रकार के जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग या बाहर विदेशों से लोग भारत में आए
और यहाँ आने के बाद वो इसी की संस्कृति में लीन होकर रह गए, यहीं पर आकर के मिल गए और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को मानने लगे। और यह शक्ति जो है वो आज तक भी बरकरार है, यानी कि बनी हुई है। ठीक है, अब इसका आता है अगला प्रश्न है तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। अब इसको बच्चों 5000 वर्ष पुरानी कहते हैं, लगभग कहते हैं, क्योंकि ये कब कहा था नेहरू जी ने? जब उन्होंने 1944 में ये पुस्तक भारत की खोज लिखी थी, तब की बात है। तब भी यही कहा जाता था कि ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, और अब भी यही कहते हैं कि ये जो है 5000 वर्ष पुरानी है। फिर है चौथा प्रश्न है, भारत की नदियों के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा है? नेहरू जी बताते हैं कि भारत की नदियाँ इतिहास में अनगिनत पहलुओं की याद दिलाती हैं। यानी ये नदियाँ प्राचीन काल में भी कैसे इन्हें माता के समान पूजा जाता था, और आज भी इन्हें माता के समान ही पूजा जाता है। और नेहरू जी ने बताया कि इंडस और सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। अब इसमें ये छोटा प्रश्न भी निकलता है, हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान किसके नाम पर पड़ा था? यानी इंडस और सिंधु नदी के नाम पर पड़ा था। गंगा नदी ने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है, यानी लोग गंगा नदी को पवित्र नदी मानते हैं और उसकी माता के समान पूजा करते हैं। यमुना नदी के चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंधित पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, यानी वहाँ पर जो पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें यमुना नदी के बारे में बार बार बताया गया है। फिर जो है अगला प्रश्न आता है, विशाल जनसंख्या के अलावा भारत में ऐसा क्या है जिसे जानदार कहा जा सके? अब विशाल जनसंख्या तो है ही सही, इसके साथ साथ मतलब भारत में ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सकता है, वो है कि अनेक समस्याओं के बावजूद भी भारत नई तकनीक और नए बदलावों को अपनाने में पीछे नहीं हटता। मतलब पहले उसने अपनी शक्ति को खोया था, नई तकनीक नहीं अपना रहा था, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं खोया था। इसलिए जो है नई तकनीक को वो आज भी जो है नई नई टेक्निक अपना रहा है और इस काम में वो पीछे नहीं हट रहा। यही बात जो है उसे जानदार बनाती है। फिर प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत से क्या तात्पर्य है? अब ये सांस्कृतिक विरासत ये क्या होता है? मतलब हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो हमें विरासत के रूप में मिली हुई है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो चीज़ दी जाती है उसको विरासत कहा जाता है। तो इसलिए सांस्कृतिक विरासत एक समुदाय द्वारा विकसित और पीढ़ी को दिए गए गुण, एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को दिए गए गुण, प्रथाएं यानी उनके सोचने समझने विचारने की शक्ति, स्थानों, वस्तुओं, कलात्मक अभिव्यक्ति और उसके बाद साथ ही रहने के तौर तरीकों की अभिव्यक्ति है, जो किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य की नींव होती है। यही है भारतीय की जो हमें संस्कृति विरासत के रूप में मिली है। तो बच्चों ये थी इन प्रश्नों के उत्तर। आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं। पाठ नंबर 1 के भी करने हैं जो मैंने आपको एक वीडियो में समझाए हैं, और पाठ नंबर 2 के भी करने हैं। तो जैसे स्कूल खुलेंगे बच्चों हम कॉपी में काम जो है वो चेक कर सकेंगे। और यदि आप अब नहीं लिखोगे, प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखोगे ना, लिखना छोड़ दोगे, तो आपका जो लिखने का अभ्यास है वो कम हो जाएगा। और फिर जब आप एकदम से स्कूल में आओगे या एग्ज़ाम देने हैं तब आप लिखना शुरू करोगे तो जल्दी से लिख नहीं पाओगे, क्योंकि अभ्यास की कमी रह जाएगी। तो आप साथ साथ में यदि काम करते रहोगे
तो आपका जो है लिखने का अभ्यास वो होता रहेगा, वो प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम कोई काम छोड़ देते हैं ना, तो उसे दोबारा शुरू करते हैं तो उसमें फिर कठिनाई आती है। तो इसलिए हमें ये काम छोड़ना नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट नंबर 3 समझाऊंगी। थैंक यू।